बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आए हुए थे। एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का नाम ही भूल गए, जब मोदी के सामने में ही। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी का नाम भूल गए और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया। जहाँ यह गलती हालांकि थोड़ी देर बाद हुई, लेकिन इसने कई लोगों का ध्यान खींचा। जहाँ सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का नाम लेते समय कुछ देर के लिए अटक जाते हैं और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी कहने से पहले अजीब तरह से रुक जाते हैं। नीतीश कुमार अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले विकास कार्य किए थे। प्रधानमंत्री मोदी को पटना में उड़ा दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए हुए थे। उनके दौरे को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि उनको जान से मार देने की धमकी मिली थी। जान से मार देने की धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद पुलिस महकमे में हरकंप मच गया। जब पुलिस अधिकारियों को मैसेज मिला कि मोदी पटना आ रहे हैं, वहीं पर उसको उड़ा दिया जाएगा, वहीं पर पीएम को जान से मार दिया जाएगा। मैसेज मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। जब भागलपुर के सुल्तानगंज से धमकी भरा मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में कुछ और ही मामला निकला। जहां धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को ट्रेस किया गया। पता चला है कि यह नंबर भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के महेसी निवासी बुजुर्ग मंटू चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की तो फिर मामला स्पष्ट हो गया। जब पता चला है कि बुजुर्ग के भतीजे ने ही अपने चाचा को फंसाने के लिए धमकी भरा फर्जी मैसेज भेज दिया था। दोनों के बीच जमीन को लेकर के विवाद है। जब पुलिस ने भतीजे समीर कुमार रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मैसेज भागलपुर एसएसपी के अलावा कई थानों की पुलिस को भेजी थी। एसएसपी हृदयकांत ने बताया है कि युवक ने चाचा को फंसाने के लिए मैसेज भेजा था। मामले की जांच अभी भी की जा रही है। दोस्तों बिहार के 3 जिलों में मौसम का रौद्र रूप दिखेगा। दरअसल बात यह है कि राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग भागों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना सहित दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ पूर्वा के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। जहां मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित सिवान, वैशाली, बक्सर, भोजपुर जिले को छोड़ करके सभी जिलों में आंधी पानी के साथ बिजली चमकने को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। जहाँ इन जगहों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना और फिर आसपास के इलाके में आज के मौसम के बारे में बात की जाए तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। 3 मई तक बिहार के पूर्वी भागों में आंधी पानी को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर बीते 24 घंटे के दौरान पटना के पुनपुन, पालीगंज, दरियावा, बक्सर, भागल, कटिहार, जहानाबाद, सिवान, नालंदा, भोजपुर, किशनगंज एवं औरंगाबाद में वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों गुलाम रसूल बलियाबी बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जहाँ आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के महासचिव और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियाबी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जब बिहार में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाने वाले गुलाम रसूल बलियाबी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जेडीयू में रहकर भी बोल रहे थे। जब संसद से वक्फ बिल पास हो गया तब बलियाबी ने कहा था कि संसद में सब नंगे हो गए, अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया है। बलियाबी को पद मिलना विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के से सौदेबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पर बिहार में लंबे समय से मुसलमान वोटों का बंटवारा नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद की आरजेडी के बीच होता रहा है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार के कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में जगह बना ली। वक्फ बिल का जेडीयू ने समर्थन किया था, जबकि पार्टी में बलियाबी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया था। वहीं पर बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित किया, जब बलियाबी को अध्यक्ष के अलावा पटना सिटी के लखविंदर सिंह और फिर गया के मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 11 सदस्य आयोग में नए अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और फिर 8 सदस्य बनाए गए हैं। दोस्तों इस साल जून तक यानी कि मई जून कल से जो नए महीने आ रहे हैं, इस महीने में यानी कि जून महीने में हर घर में बिजली, नल का जल और शौचालय हो जाएगा। यह मोदी की रैली में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है।
आपको बता दूं कि मोदी की जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आज बिहार पहुंचे। इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनमें सड़क, बिजली, रेल, पुलों का निर्माण जैसे जनहित के कार्य शामिल है। वहीं पर इनकी कुल लागत 48,500 करोड़ होगी। इन परियोजनाओं का निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि जून 2025 तक हर घर नल जल और फिर हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो फिर जनता दल यूनाइटेड और फिर बीजेपी ने मिलकर के 2005 में सरकार बनाई। उसके पहले की सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया है, महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जब हम लोग आए तो फिर महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया। हम लोग राष्ट्र के विकास में लगे हुए हैं। वहीं पर हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। जब चुनाव और फिर नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देकर के आगे बढ़ाया है। 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने हर घर तक बिजली और फिर पानी पहुंचाया और फिर सड़कों से जोड़ने का काम किया है। जहाँ अभी हाल ही में कुछ नए घर बना रहे हैं, उनके लिए भी रास्ता का प्रबंधन कर रहे हैं। इसी साल जून महीने तक हर घर नल जल और फिर हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाएगा। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। जो आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार और फिर शिक्षा विभाग की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। वहीं पर इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा रही है। जब अब नई नियमावली के तहत सहायक प्रधानाध्यापकों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लिखित परीक्षा को 80% वेटेज मिलेगा, जबकि 10% अंक कार्य अनुभव और फिर 10% अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने अगस्त तक करीब 2500 से अधिक सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की योजना बनाई है। इसके लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी का टिकट पाने के लिए मोदी ने नेताओं के सामने में एक जरूरी शर्त रख दी है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां सभी के सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती है कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। यहाँ उन्होंने बीजेपी के नेताओं के सामने टिकट पाने के लिए एक जरूरी शर्त रखी है। इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद और जमींदारी प्रथा का जिक्र किया है। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव और फिर संगठन को लेकर के बीजेपी नेताओं को कई नसीहतें दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 पीढ़ी के बाद आज बीजेपी यहां पहुंची है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जब पार्टी कार्यकर्ता पूर्वजों के बलिदान को याद रखें, जब उन्हीं के बलिदान के बाद आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है। जब धैर्य से है तो फिर मान सम्मान मिलेगा। चुनाव आता है तो फिर दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर लौट करके वापस अपनी पार्टी में चले आते हैं, जहां उससे आपका महत्व घट जाता है। पीएम मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं हैं तो आपके पुत्र हो, ये नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है, उसके मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। वहीं पर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। वहीं पर उन्होंने बड़ी शर्त रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार चाहते हैं कि कम से कम 50,000 से अधिक उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी के खुद सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वे सोशल मीडिया पर दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के सकारात्मक कामकाज को जमीनी स्तर पर लोगों को जाकर के बताएं और फिर उन्हें जागरूक करिए। जब पूरे दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को दहशत के मामले में नंगा किया गया, इसे जमीनी स्तर पर लोगों को बताइए और फिर कैसे दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बात को भी लोगों को बताने की जरूरत है। दोस्तों, बिहार में पत्थर खनन को बढ़ावा देने की तैयारी में नीतीश सरकार जुट गई है। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार अन्य राज्यों से आयात किए जाने वाले पत्थर के स्थान पर अब बिहार में ही व्यापक पैमाने पर पत्थर खनन की योजना पर काम कर रही है। परंतु इसके पहले सरकार के स्तर पर इस संबंध में नीतिगत निर्णय होगा, इसके बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद भी इस दिशा में खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रक्रियागत कार्य शुरू कर दिया है। जहाँ सबसे पहले जिलों से डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तलब की गई है। जहाँ राज्य के निर्माण कार्यों में पत्थरों की अधिकांश आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है, जिसका नुकसान यह है कि सरकार का बड़ा राष्ट्र एवं राज्य में चला जाता है, जिसे देखते हुए इस संबंध में नीतिगत सहमति बनाने का निर्णय हुआ है।
दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाढ़ और फिर सूखे के खतरे से पहले चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। जब बिहार में संभावित बाढ़ और फिर सूखे के दोहरे खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बाढ़ से होने वाले जल जनित बीमारियों और फिर डायरिया की रोकथाम, आपात स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और फिर आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विशेष चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ के दौरान व्यवधान की आशंका वाले स्वास्थ्य केंद्रों की पहचान की जा रही है और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सुरक्षित स्थान तैयार किए जा रहे हैं। वहीं पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर विटामिन और फिर खनिज की कमी के कारण पोषण संबंधित कमियां और फिर त्वचा रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वहां पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना से रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंच गए। विक्रमगंज में पीएम मोदी ओपन जीप पर सवार होकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंच पर पहुंचे। जनसभा स्थल पर भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट बटन दबाकर के बिहार को 48,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें कई हाईवे, रेलवे और फिर बिजली की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। वहीं पर भारतीय सेना के दहशतगर्दियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी की बिहार में ये पहली जनसभा है। ऑपरेशन के सफल होने के बाद पीएम मोदी का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जीप से उतर करके मंच पर पहुंच गए। मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बीजेपी एवं एनडीए के कई नेता मौजूद थे। दोस्तों, रेलवे ने बिहार को एक बहुत बड़ा उपहार दी है। जी हाँ, रेलवे ने बिहार को एक अनूठी सौगात दी है, जिसके साथ ही वे देश का एक लौता राज्य बन गया है बिहार, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल एक साथ चल रही है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया है कि ये तीनों ट्रेनें भारतीय रेलवे की आधुनिकता की मिसाल है। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत, अमृत भारत और फिर नमो भारत रेलवे की त्रिवेणी है और फिर बिहार में इन तीनों की सुविधा होना गर्व की बात है। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेनें दरभंगा से आनंद विहार और फिर सहरसा से मुंबई लंबी दूरी की यात्रियों को किफायती और फिर आधुनिक सुविधाएं दे रही है। वहीं पर जयनगर से पटना के बीच चल रही नमो भारत रैपिड रेल देश की दूसरी एसी ट्रेन है, जो कम दूरी के सफर को तेज और फिर आरामदायक बनाती है। दोस्तों, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत मिले हैं। जी हाँ, चिराग पासवान के आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है। इसी को लेकर के सभी तैयारियां जुट गई है, सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने यह संकेत दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण भारती ने कहा है कि बिहार में युवा नेताओं की जरूरत है। पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। इसके लिए उन्हें पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो फिर आने वाले समय में यह तय किया जाएगा कि वे किस सीट से उम्मीदवार होंगे। वहीं पर सवाल है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब में अरुण भारती ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ाया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान को बिहार के विकास के लिए बड़ी भूमिका में आना होगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इस बयान के बाद से ही उनके विधानसभा चुनाव लड़ने और फिर चुनाव के बाद सरकार में उनकी भूमिका को लेकर के अटकलें लगाई जाने लगी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अब तक अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। वह मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। 2014 और 2019 में वे बिहार की जमुई से सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2024 में वे बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इस सीट से उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे समय तक सांसद रहे थे। चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्द हो या नक्सलवाद, अब माफी नहीं सीधा जवाब मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के काराकाट में आयोजित जनसभा में देश की सुरक्षा, बिहार के विकास और फिर पिछले सरकार की नीतियों पर खुल करके हमला बोला है। दहशतगर्द और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की निर्णायक रणनीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्द के खिलाफ भारत की लड़ाई ना रुकी है और ना थमी है। दहशतगर्द का फंड अगर फिर उठेगा तो फिर भारत उसे बिल से खींच करके कुचल
बदल देगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लोग इस बदलाव के गवाह हैं कि कैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। जब कभी जिन गाँव में स्कूल जलाए जाते थे, सड़क बनाने वालों को मारा जाता था, आज वहाँ सड़क भी है, अस्पताल भी है और मोबाइल टावर भी खड़े हैं। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित बिहार को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी, तब भारत में 125 नक्सल प्रभावित जिले थे। अब इनकी संख्या घट करके केवल 18 रह गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिन्होंने दशकों तक बिहार के दलितों, पिछड़ों और फिर गरीबों को शौचालय, बैंक खाता और छत जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा, वे आज सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि एनडीए सरकार ने सभी जरूरतमंदों तक सुविधाएं पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया जा चुका है, जो अब सालाना 1 करोड़ यात्रियों को सुविधा संभाल सकेगा। जब बीहेटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और जीआई टैग की सुविधा को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाया है पीएम मोदी जी ने। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाले जाने पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने आरजेडी को समर्थन देने की बातें कही है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर कटाक्ष करते हुए पीके ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार में किसे रखते हैं और किसे निकालते हैं, उनका और फिर बिहार का क्या रिश्ता है। इस बीच जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर उनमें हिम्मत है तो फिर वे घोषणा करें कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समुदाय से सबसे योग्य व्यक्ति होगा, न कि उनका बेटा तेजस्वी। अगर आरजेडी प्रमुख ये घोषणा करते हैं कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समुदाय से सबसे योग्य व्यक्ति होगा, तो हम अपना पूरा अभियान वापस ले लेंगे और उनका समर्थन कर देंगे। दोस्तों, सीतामढ़ी में रिश्वत लेते समय सीबीआई ने बैंक मैनेजर सहित 2 को गिरफ्तार किया है, जहां रंगे हाथों। जहां आपको बता दूं कि सीबीआई ने बिहार ग्रामीण बैंक भवन गामा शाखा सीतामढ़ी के शाखा प्रबंधक और फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सहित 2 आरोपियों को 10-10 हज़ार रुपए की रिश्वत लेने के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम शाखा प्रबंधक विवेक कुमार और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत सौरभ कुमार है। यह सीबीआई को एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत दी थी कि बिहार ग्रामीण बैंक भवन गामा शाखा सीतामढ़ी के शाखा प्रबंधक और फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 2022 से पहले से स्वीकृत और फिर वितरित पीएमजेईपी ऋण से संबंधित सब्सिडी राशि जारी करने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने शिकायत के बाद गुरुवार को उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और फिर दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत मिली है। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पंच महिला मामले में दर्ज पुलिस बाधा केस में अदालत से जमानत मिल गई है। इस केस में पुलिस का आरोप था कि अनंत सिंह ने सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई थी। दरअसल अनंत सिंह के वकील ने जानकारी दी कि जमानत आदेश मिलने के बाद उन्हें जल्द ही रिहा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल वे एक अन्य गंभीर मामले में अब भी न्यायिक हिरासत में है। जब बिहार के मोकामा में 21 जनवरी 2025 को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब ये मामला सोनू मोनू गुट द्वारा दर्ज किया गया था। इस केस में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है। वहीं पर पुलिस के अनुसार मोकामा क्षेत्र में आपसी वर्चस्व को लेकर के चली फायरिंग में कई राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। मामले की जांच जारी है और फिर कई अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। दोस्तों, क्या तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी हो गई है? दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट से यह संकेत मिला है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें परिवार और फिर पार्टी दोनों से निष्कासित कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर इस बात की आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। खास बात यह है कि उन्होंने ये पोस्ट आरजेडी का आधिकारिक पोस्टर शेयर करते हुए किया। इस पर लोगों के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव को फिर से पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया है। यह तेज प्रताप यादव का ये कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना
रोने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दें। साथ ही उन्होंने 8 जनवरी को भी इसका मेंशन किया है। दोस्तों, भागलपुर का जर्दालू आम पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। जब आपको बता दें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य महानुभावों को जून के पहले सप्ताह में जर्दालू आम पहुंच जाएगा। जब महिषी पंचायत का रसदार जर्दालू आम महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट लोगों के लिए 17वीं बार दिल्ली भेजा जा रहा है। जब मैंगो मैन अशोक चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को दर्जनों बगीचों से चुनिंदा जर्दालू आम तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। जो गुरुवार को 40 टन जर्दालू आम पटना के बिहटा स्थित पैक हाउस भेजा गया। शुक्रवार को भी इतना ही आम बिहटा स्थित पैक हाउस भेजा जाएगा। इन सब आम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और कई सारे महानुभाव जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं सभी जजों को भेजा जाएगा और साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को भी भेजा जाएगा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। दोस्तों, बिहार में प्याज क्षेत्र की विस्तार की योजना की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि बिहार की सरकार ने पहले राज्य में प्याज के अलावा अन्य बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने का काम किया है। सरकार का यह मानना है कि यदि किसान परंपरागत खेती के अलावा बागवानी की फसलों की खेती भी करें तो फिर निश्चित तौर पर अतिरिक्त रूप से आर्थिक लाभ किसानों को होगा। यही कारण है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना की शुरुआत की है। जहाँ सरकारी स्तर पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने कुल 2,02,12,500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का उद्देश्य खरीफ सीजन में प्याज की खेती के क्षेत्र विस्तार पर करके कुल उत्पादन और फिर उत्पादकता को बढ़ाना है ताकि किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। यह योजना को प्रदेश के यानी कि बिहार के 18 जिलों में लागू किया जाएगा। इसमें प्याज की खेती करने वाले किसानों को इस इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा प्याज क्षेत्र विस्तार योजना को बिहार के 18 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली जिले शामिल है। दोस्तों, बिहार ने आयुष्मान भारत कार्ड अभियान का विस्तार किया है। 3,75,00,000 से भी अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। जहाँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान और फिर वय वंदना कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान को 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। जब पहले ये अभियान 26 से 28 मई तक चलने वाला था, लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनहित में इसकी अवधि बढ़ा दी है। जब मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाना है। जब पंचायत स्तर तक चलाए जा रहे इस अभियान में अब नागरिक 30 मई तक आयुष्मान और फिर वय वंदना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब तक कुल 3,75,00,000 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,80,00,000 कार्ड पिछले 14 महीने में ही वितरित किए गए हैं। इसके अलावा मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार में 1173 अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध है, जिनमें 587 निजी और 586 सरकारी अस्पताल शामिल है। साल 2018 से अब तक 20,50,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क यानी कि फ्री में उपचार प्राप्त हुआ है, जिस पर 2670 करोड़ रुपए से अधिक व्यय हुआ है। मैंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वह अब पूरा कर लिया है, ये कहना है पीएम मोदी का। जी हाँ, बिहार में आकर के पीएम मोदी ने ये बड़ी बातें कह दी है। आपको बता दूं कि बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की। इसके बाद उन्होंने कई सारी बातें की हैं। जब पीएम मोदी पहलगाम के घटने के ऊपर भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद बिहार आया था, यहाँ से लोगों को वचन दिया था कि दहशत के आकाओं के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब बिहार आया हूँ तो अपने वचन को पूरा करके आया हूँ। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठ कर के हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, आज उनकी भावनाओं को खंडहर में बदल दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की बेटियां माताओं के सिंदूर की कीमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बता दिया गया है। पाकिस्तान की एयरबेस से लेकर के अन्य सैन्य ठिकानों को कुछ देर में ही बर्बाद कर दिया गया। ये बापू वीर कुंवर सिंह की धरती है। जब यहाँ के युवा नेता सेना में अपने जीवन खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ के अदम्य साहस को देखा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को सीमा पर बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद होने पर उन्होंने उन्हें सलाम पेश करते हुए बोला कि आज बिहार से फिर ऐलान करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन ये सिर्फ एक झांकी है, तर्कस का सिर्फ तीर है। लेकिन आगे भी यदि दहशत की घटनाएं होगी तो फिर उन्हें बिल से कुचल करके मारेंगे। हमारी लड़ाई न सिर्फ सीमा पार के दहशत गर्द बल्कि अंदर के दुश्मनों से भी है।
दोस्तों 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। जहां आपको बता दें कि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना एयरपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी ने मुलाकात की है। वैभव ने इस दौरान पैर छूकर के पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान वैभव के माता पिता भी उपस्थित थे। यह 14 साल के वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार खेल दिखाया था। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में तो बल्ले से तबाही मचा दी थी। वैभव ने उस मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। इसी के साथ वैभव IPL में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय प्लेयर बन गए थे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैभव सूर्यवंशी से हुई मुलाकात का जिक्र किया है। जहाँ PM मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेटर सनसनी वैभव सूर्यवंशी और फिर उनके परिवार से मुलाकात हुई, जहाँ उनकी क्रिकेटिंग स्किल की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्यार अंधा होता है, इस कहावत को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रेमी जोड़ी का वायरल वीडियो ने चरितार्थ कर दिया है। इस वायरल वीडियो में एक बात साफ हो गया है कि प्यार में पड़े इंसान को गलत भी सही लगता है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर की ग्रेजुएट लड़की ने परिवार के खिलाफ जाकर के 8वीं फेल बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली। जब लड़की के परिवार ने थाने में जाकर के तहरीर दी तो लड़की ने वीडियो जारी करके अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का पुख्ता प्रमाण दिया। इसके साथ ही उसने कहा कि मेरा किडनैप नहीं हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। जब लड़की ने कहा कि परिवार वाले मेरी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह शादी करा रहे थे, उन्होंने जो दूल्हा मेरे लिए देख रखा था वह मुझे पसंद नहीं था। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, इसलिए मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। यह प्रेमी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली है, जिसने खुद और फिर प्रेमी की सुरक्षा का गुहार लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। जब वह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमिका ने जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि खुद से प्रेमी से शादी करने की बात कही है। साथ ही साथ कोर्ट और फिर पुलिस के सामने सच्चाई पेश करने के लिए प्रेमिका ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो में प्रेमिका की मांग में प्रेमी सिंदूर डाल रहा है, जब सिंदूर दान के वक्त आसपास में कोई दिख नहीं रहा है। हालांकि वीडियो देखने से लग रहा है कि जब लड़का सिंदूर डाल रहा है तो फिर कोई वीडियो बना रहा है। इस दौरान लड़की ने कहा कि मैं बालिग हूँ और फिर मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मेरे पति और फिर उनके परिवार पर जो भी केस किया गया है वह सही नहीं है। जहाँ उसने ये भी कहा है कि मेरे घर वाले जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जहाँ दिख जाओगे जान से मार देंगे। ऐसे में मुझे पुलिस प्रशासन से मदद चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। दोस्तों कल PM मोदी बिहार आए हुए थे। एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस जनसभा में CM नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जब CM नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने में ही पूरे जनता को खड़ा कर दिया और जबरदस्ती पूरे जनता को कहा कि ए उठो यहाँ से उठो। यानी कि इस तरह से उनको जनता को सामने जो बैठी जनता थी उनको इस तरह से हरकाया मानो वे गुलाम हो। जहाँ इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव और RJD ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और कहा कि देखिए कैसे CM नीतीश कुमार बिहार की जनता को, महान जनता को गुलाम समझते हैं। जी आपको बता दूं कि कल PM मोदी जब भाषण दिया, भाषण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए CM नीतीश कुमार ने PM मोदी की जमकर की तारीफ की। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने भाषण के दौरान सभी को खड़ा कर दिया। जहाँ PM मोदी के सम्मान में नीतीश कुमार ने जनसभा में मौजूद लोगों से खड़े होने को कहा। जहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि PM मोदी बिहार चुनाव से पहले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल बिहार पहुंचे, जहां उनके भाषण से पहले CM नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान CM नीतीश कुमार ने PM मोदी की जमकर के तारीफ की। उन्होंने बिहार आने और फिर बिहार के लिए परियोजना देने के लिए उनका आभार जताया है। वहीं पर जब वो भाषण दे रहे थे तो फिर एक समय ऐसा आया जब वो जनसभा में मौजूद लोगों को PM मोदी के सम्मान में अपनी सीट से खड़ा करने लगे। इस दौरान CM नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि सब लोग खड़े हो जाओ, अरे सब लोग खड़े हो जाओ। CM नीतीश कुमार के इतने कहते ही जनसभा का नज़ारा बदल गया। जब PM मोदी को सुनने आए लोग तुरंत खड़े हो गए। जब कुछ ही देर में मंच पर मौजूद दूसरे नेता भी अपनी सीट से खड़े हो गए। ये नज़ारा देख करके PM मोदी भी अपनी सीट से उठ करके सभी का अभिवादन स्वीकार करने लगे।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए। 29 मई की शाम वो पहले पटना पहुंचे हैं, जहां पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पटना में रोड शो किया। जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रोड शो करके भाजपा का प्रदेश कार्यालय पहुंचे, इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक की। 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी कल विक्रमगंज पहुंचे। सभा स्थल तक प्रधानमंत्री खुली जीप पर सवार होकर के लोगों का अभिवादन करने पहुंचे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके पीएम मोदी से कुछ कह रहे थे। जब सीएम नीतीश कुमार बार-बार पीएम की तरफ हाथ जोड़ करके कुछ बात कह रहे थे, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी सीएम नीतीश कुमार के सामने मुस्कुरा करके अपनी बात कह रहे थे। बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से जुड़े विकास की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। बातचीत का भाव देख करके ऐसा लगा कि सीएम नीतीश कुमार के हाथ जोड़ करके अपनी बात रखने का सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने डिमांड को स्वीकार लिया। वहीं पर पीएम मोदी कल हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने मंच से बिहार में साल 2005 से हुए कार्यों का जिक्र किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बिहार में हुए कामों को गिनाते हुए उन्होंने एनडीए के दौरे में बिहार में हुए विकास और बदलाव को देश के लिए मानक बनाया है। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसला ऐतिहासिक है। जब वे शुरू से ही जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं, अब केंद्र ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग जाति जनगणना पर अर्ण बर्ण बोलते रहते थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के लिए केंद्र में लगातार मिले सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने मौजूद जनसमूह को अपनी जगह खड़ा होकर के हाथ उठा करके पीएम मोदी का आभार जताने की अपील की। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ काफी गर्मजोशी से चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के हाथ जोड़ करके अभिवादन करते रहे। दोनों में कुछ मुद्दों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी।